डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 4 अर्थशास्त्र की इकाई 2, जिसका नाम है अधिकरण 6, इसका अध्याय 1 अर्थात कौटिल्य अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण का अध्याय 1, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम अधिकरण 6, जिसका नाम है मंडल योनि, मंडल योनि के छठे अधिकरण के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है प्रकृति संपद अध्याय, इसके प्रारंभ में चाणक्य ने राज्य के 7 अंगों अर्थात सप्तांगों की चर्चा की है। इन सप्तांगों को राज्य की प्रकृति भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और इन 7 अंगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। स्वाम्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्राणि, प्रकृतयः अर्थात स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये 7 राज्य की प्रकृतियां कही गई है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसका मंडल योनि नामक जो छठा अधिकरण है, मंडल योनि नामक छठे अधिकरण के प्रथम अध्याय प्रकृति संपद रूपी अध्याय में सर्वप्रथम चाणक्य ने राज्य के सप्तांगों की चर्चा की है। ये सप्तांग यहाँ पर लिखे हैं। स्वामी अर्थात राजा, अमात्य अर्थात मंत्री इत्यादि, जनपद, कोश यानी धन, दुर्ग, दंड अर्थात सेना और मित्र, इन सभी के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। इनमें से राजा जो है, स्वामी, राज्य का स्वामी कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके विषय में हमने इससे पूर्व में चर्चा की थी कि राजा के 4 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण और आत्मसंपद गुण। इन 4 गुणों की चर्चा हमने इससे पहले वाली कक्षा में की थी। विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की गई थी। इसके बाद में दूसरी प्रकृति है अमात्य। अमात्य अर्थात मंत्री, राजा का मंत्री या अमात्य किस प्रकार का होना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। उनमें से सबसे पहला गुण है जनपद, अर्थात जो अमात्य है वो उसी देश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी उसी राज्य का मूल निवासी वो होना चाहिए। दूसरा गुण है अभिजात, अर्थात कुलीन जन्म वाला होना चाहिए, अच्छे कुल में वह उत्पन्न होना चाहिए। स्ववग्रह अर्थात नियंत्रण में रखने में आसान, जिसे राजा अपने नियंत्रण में आसानी से रख सके, राजा के जो नियंत्रण में रहने वाला हो, ऐसा अमात्य होना चाहिए। इसके बाद है कृतशिल्प। कृतशिल्प अर्थात विभिन्न प्रकार की कलाओं में प्रशिक्षित होना चाहिए, उसे विभिन्न कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद है चक्षुष्मान। चक्षुष्मान अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि वाला, यानी उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उसमें वैज्ञानिक ज्ञान भी होना चाहिए। प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान, बुद्धि से युक्त होना चाहिए। धारयिष्णु अर्थात दृढ़ निश्चयी, जिसके विषय में निश्चय कर लिया वो करके दिखाए, ऐसा राजा का जो अमात्य है वो इस गुण से युक्त होना चाहिए, अर्थात दृढ़ निश्चय से संपन्न होना चाहिए। दक्ष अर्थात निपुण होना चाहिए। वाग्मी अर्थात वाक्पटु, उसे उसमें बोलने की कुशलता होनी चाहिए, वाक्पटुता का गुण होना चाहिए। प्रगल्भ अर्थात साहसी, यानी साहस से युक्त होना चाहिए, किसी से डरे नहीं। प्रतिपत्तिमान अर्थात तत्पर बुद्धि वाला होना चाहिए, जब किसी उससे कोई प्रश्न किया जाए या कोई समस्या उपस्थित हो जाए तो वह तुरंत प्रत्युत्तर से युक्त होना चाहिए, तुरंत उसके पास उसका समाधान होना चाहिए। इस प्रकार का अमात्य का गुण माना जाता है। इसके बाद है उत्साह प्रभा युक्त, यानी ऊर्जा और शक्ति से संपन्न होना चाहिए। आलस इत्यादि के भाव उसमें नहीं होने चाहिए, उसमें भरपूर ऊर्जा और शक्ति से वह युक्त होना चाहिए। और दृढ़ भक्ति, यानी राजा के प्रति वह दृढ़ रूप से समर्पित होना चाहिए। ये सभी अमात्यों के गुण कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से बताए गए हैं कि अमात्य में ये सभी गुण होने चाहिए, तभी वह उपयुक्त अमात्य माना जाता है। तो राज्य के सप्तांगों में जो राज्य की दूसरा अंग है, दूसरी प्रकृति है अमात्य। अमात्य के विषय में हमने पढ़ा कि अमात्यों में ये सभी गुण पाए जाते हैं।
इसके बाद में तीसरी प्रकृति है जनपद। जनपद अर्थात जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर एक जिसको राज्य कहा जाता है या जिला कहा जाता है, जहाँ पर पूरा राज्य निवास करता है, बसा हुआ है, उसे जनपद कहा जाता है। तो वह जनपद कैसा होना चाहिए, यानी राज्य की स्थापना कैसी होनी चाहिए। तो इसमें बताया है कि जनपद के मध्य व अंत में सुंदर रूप से किला स्थित हो, जो स्वयं की व दूसरों की विपत्ति पड़ने पर रक्षा करने में समर्थ हो। अर्थात जनपद कैसा होना चाहिए कि राज्य के मध्य और अंत में, या तो मध्य में अथवा अंत में सुंदर रूप से एक किला बना हुआ होना चाहिए, यानी एक किला जिसमें राजा रह रहा हो और राजा के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो सभी उसमें निवास कर रहे हो। यह जो जनपद है यह स्वयं की व दूसरों की विपत्ति पड़ने पर रक्षा करने में समर्थ हो। अर्थात जब किला बना हुआ होगा, किला राज्य के मध्य में या अंत में ही बना हुआ होना चाहिए, प्रारंभ में नहीं होना चाहिए। तो जब शत्रु आक्रमण करेगा तो जब अंत तक वो पहुंचेगा किले तक, तब तक राजा की सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की जा सके। दूसरा गुण है कम प्रयास से अन्न पैदा करने वाली भूमि हो। अर्थात राज्य की जो भूमि है वो कैसी होनी चाहिए, कम प्रयास में यानी कम मेहनत में ही अन्न को उपजाऊ बनाने वाली, अन्न को पैदा करने वाली भूमि वहां पर होनी चाहिए, यानी उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। शत्रु से द्वेष रखने वाली प्रजा होनी चाहिए। प्रजा कैसी होनी चाहिए राज्य की प्रजा जो राजा का जो शत्रु है उसी से समान रूप से द्वेष भाव रखने वाली होनी चाहिए। जैसे राजा का शत्रु के प्रति द्वेष भाव है, वैसा ही द्वेष भाव प्रजा का भी शत्रु के प्रति होना चाहिए। इसके बाद है कीचड़, पत्थर, उबड़ खाबड़ भूमि, पहाड़ों व घाटियों वाली भूमि, कंटीली झाड़ियां, सिंह इत्यादि से रहित होनी चाहिए। जनपद कैसा होना चाहिए, जहाँ के जो मार्ग है उसमें कीचड़ नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, पत्थर इत्यादि से युक्त नहीं होनी चाहिए, भूमि जो है वो समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, पहाड़ों और घाटियों वाली भूमि नहीं होनी चाहिए, कंटीली झाड़ियां नहीं होनी चाहिए, और सिंह इत्यादि जो हिंसक पशु है इनसे रहित भूमि होनी चाहिए जनपद की। इसके बाद है नदी, तालाब इत्यादि से युक्त हो, यानी जो जनपद है उसमें पर्याप्त नदी और तालाब होने चाहिए, जिससे कि सिंचाई, पीने के लिए पानी और जितना भी पानी का उपयोग हो उन सभी का वहां पर उचित व्यवस्था की जा सके नदी और तालाब के पानी से। इसके बाद है खनिज संपदा से भरपूर होना चाहिए। वहां पर अनेक प्रकार के खनिज जो हैं वो वहां पर उपस्थित होने चाहिए, वहां पर उस भूमि पर होने चाहिए। उपयुक्त चरागाह हो, जो पशुओं के चरने के लिए वहां पर उपयुक्त चरागाह होना चाहिए। मनुष्यों के रहने के लिए भी उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। वहां पर गुप्त मार्ग बने हुए होने चाहिए, ताकि जब शत्रु आक्रमण करे तो राजा को और अन्य लोगों को यानी प्रजा को वहां पर सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार के गुप्त मार्ग बने हुए होने चाहिए। पशु बहुतायत में हो, यानी अधिक संख्या में पशु होने चाहिए। जल मार्ग और स्थल मार्ग की भी सुविधा होनी चाहिए। अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने के लिए जल मार्ग और स्थल मार्ग का भी पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। उत्तम चरित्र वाले वहां पर व्यापारी होने चाहिए, अर्थात सभी व्यापारी ईमानदार होने चाहिए। और प्रजा जो है वहां की वो राजा की भक्त होनी चाहिए, यानी राजा की आज्ञा का पालन करने वाली प्रजा वहां पर उपस्थित होनी चाहिए। इस प्रकार जनपद के अनेक गुण यहाँ पर बताए गए हैं कि जनपद है, उपयुक्त जनपद, जो उचित जनपद है, वो इन सभी विशेषताओं से युक्त होगा तो वह एक अच्छा जनपद माना जाएगा। तो राज्य के सप्तांगों में अमात्य, राजा, जनपद और इसके बाद में हमने देखा है कोष। सप्तांग में चौथा अंग है कोष। कोष कैसा होना चाहिए, यानी राज्य का कोष जहां पर धन का संग्रह किया जाता है, कोष के भंडार कैसे होने चाहिए, तो इसके कुछ गुण यहाँ पर बताए गए हैं। कोष होना चाहिए न्यायपूर्वक अर्जित, सोना चांदी व रत्नों से भरपूर, पूर्वजों या स्वयं के द्वारा अर्जित, बड़ी विपत्ति का सामना करने में समर्थ और धर्मादिगत। ये सभी कोष के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। कोष न्यायपूर्वक अर्जित किया होना चाहिए, यानी जो कोष का जो धन है वो राजा के द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किया गया होना चाहिए, यानी अन्याय से वो धन की प्राप्ति न की गई हो। इस प्रकार कोष भरपूर होना चाहिए। सोना चांदी व रत्नों से युक्त होना चाहिए, अर्थात उसमें धन के साथ में सोना चांदी व रत्नों की भी प्रधानता होनी चाहिए। पूर्वजों या स्वयं के द्वारा अर्जित, जो राजा के पूर्वज है
या राजा ने स्वयं जिसे अर्जित किया है, इस प्रकार का कोष होना चाहिए। बड़ी विपत्ति का सामना करने में समर्थ, अर्थात राज्य में कभी कोई आपातकाल की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो कोष के माध्यम से उस आपातकाल का आसानी से सामना किया जा सके, तो इस प्रकार की बड़ी विपत्तियों का सामना करने में वह समर्थ होना चाहिए। और धर्माधिगत यानी धर्म पूर्वक आचरण से जो प्राप्त किया गया है, इस प्रकार का ही कोष होना चाहिए। तो कोष के ये सभी गुण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। इसके बाद का अंग है राज्य की प्रकृति है दुर्ग। दुर्ग अर्थात किला। किला के क्या गुण होने चाहिए, किला किस प्रकार का होना चाहिए, जो राजा का निवास स्थान जो किले में होता है वो किस प्रकार का, किन विशेषताओं से युक्त होना चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। दुर्ग की विशेषताएं, मजबूती अर्थात दुर्ग जो है वो एकदम मजबूत होना चाहिए, मजबूत पत्थरों से युक्त होना चाहिए, जिससे राजा की सुरक्षा आसानी से की जा सके। उसके बाद है मोर्चेबंदी, जहां पर सेना की मोर्चेबंदी आसानी से की जा सके किले में, तो इस प्रकार का दुर्ग होना चाहिए। आपूर्ति अर्थात जब आक्रमण किया गया हो शत्रु के द्वारा, तो वहां पर भोजन, पानी इत्यादि जो जरूरतमंद आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति आसानी से की जा सके। सुरक्षा अर्थात राज्य में, दुर्ग में राजा की सुरक्षा के और राजा के साथ जो अन्य लोग वहां पर निवास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के उचित प्रबंध होने चाहिए। आक्रमण अर्थात जब शत्रु द्वारा आक्रमण किया जाए तो उस समय सुरक्षा आसानी से की जा सके और दुर्ग के माध्यम से दुर्ग में सभी साधन उपस्थित हो जिससे शत्रु पर हम आक्रमण कर सके। स्थान यानी दुर्ग को निर्माण करने के लिए उचित स्थान का प्रयोग करना चाहिए, जहां की भूमि उबड़ खाबड़ ना हो, जहां पर आसानी से अच्छी परिस्थिति में दुर्ग का निर्माण किया जा सके, जिससे दुर्ग जो है वो एकदम सुरक्षित हो, ऐसे स्थान का उपयोग किया जाना चाहिए। ये सभी यहाँ पर दुर्ग के गुण बताए गए हैं। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्ग 4 प्रकार के बताए गए हैं कि 4 प्रकार के दुर्ग बनाए जा सकते हैं, अर्थात किले का निर्माण 4 प्रकार से किया जा सकता है। ये 4 प्रकार है औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। औदक दुर्ग अर्थात जो चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है, ऐसा औदक दुर्ग कहा जाता है। औदक अर्थात जल से घिरा हुआ। पार्वत अर्थात जो चारों तरफ पर्वतों या चट्टानों से घिरा हुआ है, वह पार्वत दुर्ग कहलाता है। धानवन दुर्ग अर्थात जो मरुस्थलीय भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है, वह धानवन दुर्ग कहलाता है। और वन दुर्ग अर्थात चारों ओर वन से घिरा हुआ दुर्ग है, वह वन दुर्ग कहलाता है। ये 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। इन चारों में से किसी भी प्रकार के दुर्ग का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद है दंड। सेना जो है वो राज्य के प्रमुख सप्तांग में से एक प्रकृति मानी गई है। सेना में क्या क्या गुण होने चाहिए वो यहाँ पर बताए गए हैं कि सेना में जो सैनिक हैं वो पिता व पितामह के समय से आए हुए हैं, वे आज्ञाकारी व दृढ़ निश्चयी होने चाहिए। अर्थात सेना के जो सैनिक होते हैं वो अपने पूर्वजों के माध्यम से आगे की पीढ़ी में जो हस्तांतरित होते रहते हैं, अर्थात अपने जैसे पितामह, उसके बाद पिता और उसके बाद उनका पुत्र, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी सैनिक चले आते हैं। तो इस प्रकार के सैनिक होने चाहिए जो सैनिक आज्ञाकारी हो और दृढ़ निश्चय से युक्त हो। अपने पुत्र स्त्री आदि के भरण पोषण से जो संतुष्ट हो, सभी प्रकार के शस्त्रों को चलाने की कला में निपुण हो, अर्थात जिन्हें सभी प्रकार के शस्त्रों को चलाने का अभ्यास हो। आक्रमण के समय राजा यात्रा में भी समुचित संगठन रखें, अर्थात जब शत्रु पर आक्रमण करने जा रहे हैं तो उस समय की यात्रा में जो संपूर्ण सेना है उसमें संगठित होकर वो रहें। सभी स्थानों पर अपराजित रहे, अर्थात कहीं पर वो हारे नहीं। कष्ट सहन करने की जिनमें क्षमता हो, युद्ध के समय में जो दृढ़ निश्चय वाले हो, उन्नति और अवनति में जो राजा के साथ रहे, अर्थात राजा की जय में भी और पराजय में भी जो राजा का साथ ना छोड़े, इस प्रकार की सेना होनी चाहिए। और अधिकांश क्षत्रियों से युक्त हो, अर्थात सेना के जो सैनिक है उसमें से अधिकांश सैनिक कैसे होने चाहिए, क्षत्रिय वंश के होने चाहिए। इस प्रकार के सेना के प्रमुख गुण यहाँ पर दिखाए गए हैं। अंतिम प्रकृति है मित्र। राजा का जो मित्र है वो कैसा होना चाहिए, उसके गुण यहाँ पर बताए गए हैं। उदारता, दान, वाक्पटुता अर्थात बोलने की कुशलता, कृतज्ञता यानी किए गए उपकार को मानने वाला, उसको भूलने न वाला, बुद्धिमता अर्थात बुद्धिमान, कार्यकुशलता यानी कार्यों को करने में कुशल, शुद्ध हृदय वाला अर्थात पवित्र हृदय वाला,
गुप्त रहस्यों को गुप्त रखने वाला। जो राजा ने अपने मित्र को कोई गुप्त रहस्य बताया है तो वह उसको गुप्त ही रखने वाला, उसे सभी के सामने उजागर न करने वाला हो। निर्भय अर्थात किसी का भय ना हो। दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न हो, उत्साही हो, साधन संपन्न हो, युद्ध के समय राजा की सहायता करने वाला हो, साहसी हो, लोभ से रहित हो और अच्छे कुल में उत्पन्न होना चाहिए। ये सभी मित्र के गुण बताए गए हैं, राजा के मित्र के गुण बताए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने राज्य के जो सप्तांग है, राज्य की जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों का विस्तृत रूप से आज हमने अध्ययन किया, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के प्रथम अध्याय में जहां पर दर्शाया गया है, उन्हीं के विषय में आज हमने अध्ययन किया। तो मित्रों, आगे आने वाली कक्षा में हम किसी अन्य विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः